हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फोर्थ वाला लेक्चर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, रूल फॉर राइटिंग फॉर्मूला। पहले हमने क्या किया था, फॉर्मूला से कंपाउंड का नेम बताया था। अब फॉर्मूला राइट करने के लिए, मतलब नेम से फॉर्मूला राइट करने का रूल्स पढ़ने वाले हैं। हल्के से हैं, आसान से हैं। थ्योरी टू रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा मेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा आज का, कि थ्योरीज कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो एक है वर्नर थ्योरी, एक है वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, +1 में आपने वीबीटी डेफिनेटली पढ़ी होगी, वीबीटी के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। ये बिल्कुल वही है, बस ये कोऑर्डिनेशन पे आजमा देनी है। वही स्ट्रक्चर बनेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ट्रायगोनल स्क्वायर प्लेनर, इसी तरह के वही सारे स्ट्रक्चर बनने वाले। सारे के सारे हम बनाएंगे, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो अगर +1 में थोड़ा बहुत कहीं वीक रह गया तो अब उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स याद करने, इसमें और कुछ कहानी नहीं है, थोड़े बहुत इसके पोस्टुलेट्स हैं। वर्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। वर्नर वो पर्सन था जिसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कह लो, जनक कह लो। इसने बहुत सारे अंदाजे लगाए थे, है ना, बहुत सारी अच्छी चीजें बताई थी, और बिना देखे मतलब उस टाइम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर निकालने का कोई मेथड नहीं होता था। एक्सरे भी बाद में आया जिससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है। तो उस टाइम एक्सरे भी नहीं था, और वर्नर का अंदाजा जबरदस्त वाला था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ऐसा किया था। तो चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। निकिल है, अमोनिया 4 है, और उसके बाद में है निकिल क्लोरीन 4, ठीक है। क्लोरीन 4 है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए भाई। तो क्लोरीन 4 है तो मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव होना चाहिए। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस निकल पर 2 पॉजिटिव है, इस निकल पर भी 2 पॉजिटिव है, लेकिन 4 क्लोरीन नेगेटिव होने की वजह से ये 2 नेगेटिव हो गया टोटल कंपाउंड। तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो सीधा सीधा पता लग रहा है निकल 2 है। बस सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो देखो इन्होंने नाम दे रखे हैं, टेट्रा क्लोरो निकिल 2, टेट्रा एमाइन निकिल 2। पहले किसका नाम ले वो प्रॉब्लम है। टेट्रा एमाइन निकिल 2, टेट्रा क्लोरो निकिल 2 बी में। सी में है टेट्रा एमाइन निकिल 2, टेट्रा क्लोरो निकिलेट 2। 8 लगता होता है ना पीछे माइनस वाले के। यस सर। ठीक है, तो यानी सी विल बी द आंसर। टेट्रा क्लोरो निकिल और टेट्रा अमाइन निकलेट। अमाइन के साथ निकलेट क्यों लगेगा भाई, वो तो पॉजिटिव वाला है ना, और 0 ऑक्सीजन स्टेट है ही नहीं। तो डेफिनेटली सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। नीचे आंसर भी दे रखा है। ये मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन रह गया होगा पिछले क्लास में, तो उसको पूरा करना है बस। टू राइट द फॉर्मूला व्हाट इज द नेम, लेट्स सी द रूल्स। रूल देखते हैं, तो रूल तो रद्दी मिलने वाले हैं। इनके रूल्स में सीधा एग्जांपल करें वो बेटर है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है पता है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, रिकॉल कीजिए। अगर याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। कहानी कुछ नहीं है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वही असली एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी वही होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी वही होता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कंपाउंड, ठीक है। तो सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखते हैं, ठीक है। तो वो तो पता ही है आपको। देखो यहाँ इतने सारे एग्जांपल्स हमने किए ना, ये सेंट्रल एटम पहले लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड को कैसे लिखते हैं, कैसे भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। चाहे पहले अमोनिया लिख दो, चाहे पहले क्लोरीन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, ठीक है। तो बस इतना सही है। फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीजन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होती अंदर, वो अपने आप निकालनी होती है। लिगेंड आर देन लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये कह रहा है लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। वैसे तो बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चलते हैं, क्योंकि आपको जब नाम लिखने के लिए बोलेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नहीं देने वाला, ये ध्यान रख लेना। बट एटलीस्ट ये बोल रहे हैं तो हमें लिखते टाइम हमेशा वैसा ही करना होगा। द प्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, दिस विल नॉट फॉलो द चार्ज, ठीक है। आप देखो कि चार्ज नेगेटिव है तो पहले बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एबीसी के हिसाब से देखना। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो, जो पॉलीडेंटेट है, एक से ज्यादा डेंसिटी है, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही आते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस इन सर। केस ऑफ एब्रीवेटेड लिगेंड्स, एब्रीवेटेड क्या होता है भाई, एब्रीवेशन, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइकोग्जाइम। यस, इन इथाइलिन डाइअमाइन, शॉर्ट फॉर्म है ना इनकी। यस सर। इसी को एब्रीवेटेड बोलते हैं, ठीक है। एब्रीवेटेड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीवेशन is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. Obvious है, वही फर्स्ट लेटर लेंगे, इस बात में तो कुछ आने जानी है नहीं। फॉर्मूला फॉर एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी पता है, ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है। व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर वो एक से ज्यादा एटम्स के हैं,
पोली एटॉमिक लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनको पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है भी ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे CN है, H2O है, इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्लियर है, CN6 तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना, ये बात समझ Yes, में आ गई sir. सबको, ठीक है। वाटर 6, वाटर के बाहर 6 लगाना, तो आप अगर ऐसे लिख दोगे वो तो मूर्खता होगी, देखो वाटर 6, लो भाई H2O6 हो गया ये तो, है ना, ये तो कॉमन सेंस है। लिगेंड एब्रिवेटेड आल्सो एनकरेज इन पैरेंथेसिस, तो लिगेंड की जो एब्रीवेशंस है उनको भी पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जैसे इन और ओक्स लिखा है ना, ओक्स क्या होता है बताया कोई, Sir, oxide. ऑक्सैलिक नहीं, एसिड, oxalate, oxalate ion. हाँ ऑक्सैलिक एसिड से बनता है ऑक्सैलेट आयन, ठीक है, और इन क्या होता है, Ethane 1,2-diamine. इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, इथेन 1,2-डायमाइन बोल दो, इथाइलिन बोल दो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी हमें पता है पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन, उसके बीच में स्पेस नहीं देते हैं कि आप मेटल लिख दो निकल, उसके बाद में यहाँ पे स्पेस डाल दो और फिर लिख दो लिगेंड, ऐसे ये बीच में खाली जगह, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस है ये, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास है ना, मैं बोल भी रहा था ये रूल वूल कुछ नहीं है। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज एंटिटी टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्फीयर, अगर मान लो कि काउंटर आयन के बाहर, जैसे ये देखो इन्होंने एग्जांपल दे रखा CO साइनाइड 6 है, ठीक है, उसके बाहर हम यहाँ पर 3 नेगेटिव लगाएंगे, अगर हम 3 क्लोरीन नहीं दिखा रहे, तो क्लोरीन पर नेगेटिव होता है ना, तो 3 क्लोरीन दिखा रहे तो 3 नेगेटिव नहीं दिखाना, लेकिन अगर 3 क्लोरीन नहीं दिखा रहे तो 3 नेगेटिव दिखाना है, ये बात बोल रहा है, ये समझ में आ गया भाई, Yes, sir. बकवास और वाहियात बात है ये। द चार्ज ऑफ द इंडिकेटर आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट सबस्क्रिप्ट, राइट में लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी सब नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट होता है ऊपर, सबस्क्रिप्ट होता है पैरों में, जैसे हम लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर, ए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, और जैसे हम लिखते हैं A नोट, तो ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसी नोट को नीचे लगाते हो तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया, क्लियर है ये सबको, Yes, sir. द नंबर ऑफ द बिफोर द साइन, साइन से पहले पहले लगा देते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन, कैटायन और एनायन का चार्ज बैलेंस करते हैं, ये तो पता ही है ना, जैसे देखो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायमाइन, यानी इथाइलिन डायमाइन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो क्लोराइड मतलब 3 क्लोराइड बाहर लगे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और डाइक्लोरोबिस अंदर और बाहर वाले जो भी हैं, ये लास्ट में जो लगता है ना, इसका मतलब ये काउंटर आयन है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, आगे sir. देखिए, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, तो इसका ये फॉर्मूला है, कोबाल्ट क्लोरीन 2 है, इन है, ट्वाइस है, क्लोरीन बाहर है, ठीक है। अब आगे था हेक्सामाइन क्रोमियम 3, हेक्सासाइनो साइनाइडो, कोबाल्ट 8, तो साइनाइडो कोबाल्ट 8, कोबाल्ट 8 लगा मतलब कोबाल्ट के ऊपर इस पूरे एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज है, और 3 है यानी कोबाल्ट, ये 3 कोबाल्ट क्या है, 3 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ 3 नेगेटिव है, ठीक है, और अमोनिया यानी इस पूरी एंटिटी पर 3 पॉजिटिव है, एक एंटिटी 3 पॉजिटिव, दूसरी एंटिटी 3 नेगेटिव, और ये जो चार्ज निकालते हैं ना, ये मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, आप लोगों को लगता है कि आसान सा काम होगा, ये सबसे मुश्किल वाला काम है, कई बार पता है पेपर में एक घटिया लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे तो खैर ये आसान नहीं लगता, आपको भी आसान लगता होगा आई थिंक, बट कई बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर बच्चे इसको याद रखते हैं। क्या होता है ये पता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है, तो फाइंड कर सकते हो मेटल की ऑक्सीजन स्टेट, अगर लिगेंड्स का चार्ज पता है तो मेटल की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड हो जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कोई एक आधा ऐसा लिगेंड होता है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आता अच्छे से, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप थोड़ा सा गैस लगाइए, थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो, जैसे क्रोमियम जनरली 3 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव दिखाता है, ये सबको पता है ना, तो इसका मतलब क्रोमियम पे या तो 3 पॉजिटिव हो सकता है, 6 पॉजिटिव होता है, 3 और 6 के हिसाब से उसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए, आंसर मिल जाएगा। यस, क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वैसा भी होता है, लेकिन वो कभी कभी सिचुएशन आती है, वरना लिगेंड का चार्ज पता हो अच्छे से तो अपने आप सिस्टम बैठ ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। राइट द फॉर्मूला गिवन नेम, ये नाम दे रखा है टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, तो क्लोराइड बाहर लगा हुआ ये पक्का पता है, लेकिन ये 2 है या 1 है ये हमें नहीं पता। उसके बाद में टेट्रामाइन है, 4 एमाइन लगा दिए, वाटर एक्वा लगा दिया, एक ही है, ठीक है, बात खत्म। कोबाल्ट लगा दिया, ठीक है, बात खत्म। अब कोबाल्ट 3 है, 1 है, 2 है, कैसे पता लगेगा, 2 क्लोरीन, क्लोरीन एक बार लगा हुआ है इसके नाम के हिसाब से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट 3, ये देखो खुद नाम में तो खुद देगा 3 को पॉजिटिव, इसका मतलब कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव है,
तो देखो यहाँ पर अमोनिया और वाटर लगा हुआ है, कोई चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लोरीन लगा है, एक नेगेटिव, मतलब कि 2 नेगेटिव क्या 2 पॉजिटिव बच गया, तो 2 क्लोरीन बाहर लगेगा ताकि पूरी एंटिटी का चार्ज जीरो हो सके। तो पूरी एंटिटी 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन 2 बाहर लग गया। यस, क्लियर है? यस सर। ये तो यहाँ से पता लग ही जाता है ऑक्सीजन स्टेट। हालांकि रिवर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट बताओ, ये आपको दे देंगे और बोलेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट बताओ इस कंपाउंड में। नेक्स्ट देखो, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा ट्राइएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बस इन्होंने नाम दे दिया ऐसे ही, ठीक है। कोबाल्ट 3 है तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड बाहर है, तो क्लोरीन कितने लगेंगे वो डिपेंड करेगा अंदर क्या क्या है। तो देखो क्या है, क्लोरो एक ही है, डाई एक्वा कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइएमाइन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है। तो एक क्लोरीन बाहर है तो अंदर है ये रहा, और एक जो क्लोरीन बाकी कितने बाहर लगेंगे, तो कोबाल्ट पर 3 है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव पूरी एंटिटी के ऊपर आएगा, 2 क्लोरीन बाहर लग जाएंगे। क्लियर है ये? यस सर। क्लोरीन लगा दो, अमोनिया लगा दो, वाटर लगा दो, 2 3, बस बात खत्म। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपके सामने आंसर भी। द फॉर्मूला ऑफ द डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2, 2 यूरिया लगे हुए हैं। अब यूरिया भी क्या वो होता है क्या, क्या बोलते हैं, लिगेंड? यस, देखो ये क्वेश्चन करने से पता लगेगा, कुछ नए लिगेंड भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो यूरिया लिगेंड की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है भाई। तो यूरिया लिगेंड की तरह काम कैसे करता है, आप जरा वो देखिए। यूरिया क्या होता है, फॉर्मूला पता है सबको यूरिया का? NH2CO NH2, है ना। मैं जब भी यूरिया का फॉर्मूला करवाता हूँ, हर बार मैं यूरिया के साथ साथ एसीटोन का फॉर्मूला जरूर करवाता हूँ भाई, या एसीटोन का फॉर्मूला करवा रहा हूँ तो यूरिया का जरूर बताता हूँ, याद रख लेना। ये है एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। यस, पता है सबको? यस सर। एसीटोन वो होता है नेल पॉलिश रिमूवर, हमारी सिस्टर्स और मदर्स जो हैं वो इसको यूज करती हैं, है ना। लड़कियां जनरली इसको यूज करती हैं एसीटोन को, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। पानी जैसा होता है, ठीक है। तो वो पहला कीटोन यही होता है, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, सबसे पहला कीटोन, इससे छोटा कीटोन हो नहीं सकता, दोनों तरफ कार्बन की चेन और सी डबल बॉन्ड है। और सेम यूरिया का फॉर्मूला है, बस क्या डिफरेंस है, बस वहां CH3 की जगह NH2 लगेगा। नाइट्रोजन लगा दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक कार्बन के साथ पूरी है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, दैट्स इट। तो यूरिया लगा हुआ है, वो भी बिस लगा रखा, मतलब 2 यूरिया लगे हुए हैं। यह यूरिया का फॉर्मूला। कॉपर 2, कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और डाई क्लोरो लगा रखा है, डाई क्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2, मतलब इसके बाहर कुछ है कि नहीं है वो कैसे पता लगेगा? क्लोराइडो नहीं लगाया इन्होंने क्या? कुछ भी नहीं लगा रखा। देखो पहले फॉर्मूले में तो बाहर क्लोराइन लगा रखा है, मतलब यहाँ तो क्लोरीन लगाया नहीं ना, मेटल के बाद आता होता वो, तो ये तो नहीं हो सकता। सर वो तो ऐसे पता चलता है ना कि अगर नाम में कोई स्पेस है तो उसका मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगा। कैसे? क्या यहाँ पे सर लास्ट space? क्लास में ये यस सर, क्लोराइड और कोबाल्ट के बीच में स्पेस है ना। मान लिया, लेकिन मान लो कि स्पेस गलती से ना भी आए, स्पेस के चक्कर में मत पड़िए। अगर ये लास्ट में क्लोराइड लगा हुआ है, मेटल के बाद जो आएगा वो काउंटर आयन आएगा, या फिर यहाँ सबसे शुरू में जो आएगा वो काउंटर आयन आएगा। लेकिन शुरू वाले काउंटर आयन को कैसे पहचाने, वहां वो स्पेस से पहचाना जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें स्पेस वाला कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर तो मेटल के बाद में अगर आ रहा है तो वो काउंटर आयन ही है जो बाहर लगता है, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, आप याद करने के लिए कुछ भी रखिए। तो यानी ये ए तो नहीं हो सकता है, फिर ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है भाई, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, यूरिया लगा रखा है, 2 2 यूरिया है, कॉपर क्लोरीन है। तो सी और डी में क्या डिफरेंस है, बस क्लोरीन को पहले लगा दिया, यूरिया को बाद में लगाया, इतना ही डिफरेंस है सी और डी में। यस सर। क्लियर है। और इसमें कॉपर के अंदर क्या लगा रखा है इसने, 2 क्लोरीन और 2 यूरिया लगा दिए, तो बिस डाई क्लोरो बिस यूरिया। तो ये बी वाला भी तो वैसा ही है, नहीं? बी वाले में क्या फर्क है भाई? सर वहां पे उन्होंने CuCl2 के बाहर। ये रही, यस सर। ये एक और ब्रैकेट है, ठीक है, मेरे को दिख ही नहीं रही है, ठीक है। ये एक और ब्रैकेट और ये एक और अजीब सी ब्रैकेट लगा रखी है, ऐसी ब्रैकेट यूज नहीं करनी अपने को, ठीक है। यस सर। ये वाली यहाँ भी यूज कर रखी है इन्होंने, उस तरफ, हाँ ठीक है, इधर भी है। ऐसा करके ये ब्रैकेट इसलिए यूज की क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट थी, आप तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट यूज कर रखी है, बस इतना ही है, ठीक है। तो कौन सा होगा, डी आंसर होगा। 2 क्लोरीन है, 2 अमोनिया है, बस 2 यूरिया है, बात ही खत्म, सीधा सीधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी टू रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई यही है वो थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेट करती है। पहले वर्नर थ्योरी, दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT।
वो भी करने वाले हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आएगी। फिर उसके बाद में एमओटी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने +1 में की थी, लेकिन यहाँ पर उसके थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले 1-2 डायग्राम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, एमओटी को ज्यादा डिटेल नहीं देने वाले हैं। हाँ, एक एलएफटी आती है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये हायर क्लासेस के अंदर आती है, एमएससी के अंदर डिटेल में आती है, यहाँ पर आपके कुछ खास मिलने वाला बनने वाला है नहीं। एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ये थ्योरियां, और इसमें से मेन तो हम ये वर्नर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वीबीटी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और सीएफटी भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये लिगेंड फील्ड थोड़ा लेस उसमें होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले नोट, एलएफटी एंड एमओटी आर नॉट इन योर सिलेबस। इसने बोला लिगेंड फील्ड थ्योरी और एमओटी है नहीं, एमओटी का थोड़ा सा जलवा है, ठीक है। एलएफटी कुछ करोगे तो बता दूंगा हल्का सा, लेकिन एमओटी है, मतलब थ्योरी नहीं है, लेकिन उसके डायग्राम एमओटी के बेस के ऊपर सीओ का डायग्राम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम अकॉर्डिंग टू एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है, उसका स्ट्रक्चर जरूर आता है अच्छे तरीके से। और एक NO पॉजिटिव का डायग्राम भी आता होता है भाई एमओटी के बेस पर, ठीक है। तो ये दोनों के डायग्राम हम करने की कोशिश करेंगे एमओटी के बेस पर, बाकी कुछ नहीं। वर्नर थ्योरी, तो सबसे पहले आता है वर्नर थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी 1893 में वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर था, नोन एज द फाउंडर ऑफ द, ये मैंने बोला था कि इसको हम जनक भी कह सकते हैं, फाउंडर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले इसी ने कुछ चीजें बताई थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही कोऑर्डिनेशन जिसमें बॉन्ड होता है। ही गॉट द नोबेल प्राइज 1913 में। अब देखो भाई, वर्नर ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी 1893 में, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। 1893 में। हमें लगता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो तो हमेशा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, कुछ नहीं करते बेचारे। साइंटिस्टों की सबसे बोरिंग लाइफ होती है, अपने में लगे रहते हैं, लैब्स में लगे रहते हैं, उनको ना कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। उनके मरने के बाद शायद उनको पूछ लेते हैं लोग, या उनका नाम किताबों में लिख देते हैं। अब मेरे मरने के बाद मेरा नाम किताबों में लिखा जाएगा, उसका मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है, सही देखा जाए तो। दैट आई डोंट से कि ये कोई लाइफ होती है। जीते जी कोई रिकमेंड ही नहीं करता कि आपने सही बात कही है, ये भी बता देता हूँ। जीते जी आपको कोई रिकमेंडेशन ही नहीं देता। दुनिया के अंदर नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। आप अगर अच्छी बात बताओगे, अगर किसी को समझ भी आ जाएगी ना, वो भी कहेगा ना ना ऐसा थोड़ा होता है यार, तू अकेला थोड़ा है कि ये चीज सही कर सकता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसको नेगेटिविटी से भर दें। कोई रिसर्च पेपर भी लिखवा दे फिर भी, तब भी उसको रिकमेंडेशन नहीं मिलती। आधों को तो समझ ही नहीं आता शुरू में वो रिसर्च पेपर, ठीक है। जिनको समझ आ भी गया वो भी उसको नेग्लेक्ट सा करते हैं, छोड़ो छोड़ो बाद में देखेंगे। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए आज तक की डेट में, शायद ही कोई एक आधा साइंटिस्ट हुआ है जिससे जीते जी, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन था, जिसे जीते जी बहुत फेमस फेम मिला, समझ रहे हो। और उस टाइम जीते जी उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। एल्बर्ट आइंस्टीन की बात किसी को समझ नहीं आती थी जब वो जिंदा था। उसके मरने के बाद में कुछ लोगों को उसकी थ्योरियां ज्यादा पसंद आई थी, हालांकि वो फेमस बहुत हो गया था। एक बार चार्ली चैपलिन, देखा आपने चार्ली चैपलिन? किसी ने, यस सर। है ना, वो गूंगा है, वो मतलब गूंगा नहीं है, वो बोलता नहीं है, और वो एक्टिंग करता रहता है। तो चार्ली चैपलिन और आइंस्टीन दोनों मिले, वो सेम टाइम के बंदे हैं, दोनों मिले, और ये बात अखबार में आई थी, ठीक है, न्यूज चैनल में। हमने तो पढ़ी है, खैर आइंस्टीन तो बहुत पुराना है हमसे। तो उसके अंदर दिखा रखा था कि भाई चार्ली चैपलिन को आइंस्टीन बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा। आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, और फिर भी आप लोगों को हंसा देते हो और लोग आपकी सारी बात समझ जाते हैं। यू आर ए जीनियस, क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और फिर भी लोगों को अपनी सारी बात समझा देते हैं। समझ गए? क्लियर है? यस सर। अब आइंस्टीन के लिए चार्ली चैपलिन पता क्या कहता है? कहता आप मुझसे भी जीनियस हैं। कहता वो कैसे? कहता आप बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी लोग आपके फैन हैं। अब ये इंसल्ट थी या प्रेज थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कि आइंस्टीन की बात किसी को समझ नहीं आती, फिर भी लोग उसके फैन हैं। चार्ली चैपलिन मुंह से कुछ नहीं बोलता, तब भी लोग समझ जाते हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग ना। और आइंस्टीन मुंह से बोल के बताता है, तब भी लोगों को समझ नहीं आती ये कह क्या रहा है, रिलेटिविटी की थ्योरी किसी को समझ में ही नहीं आती, और फिर भी लोग उसके फैन हैं। तो ये ऐसा बोलता है आइंस्टीन के लिए। समझ में आया? ग्रेट बात है ना। तो चार्ली चैपलिन ने अब आइंस्टीन की इंसल्ट की थी या सच बोला था, मुझे नहीं पता भाई, हमारे आप जो सुनने में आया, और ये सच है कि नहीं वो पता नहीं, बट ये अखबारों में कहते हैं आया था ऐसा कुछ। एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको आइंस्टीन का। आइंस्टीन
एक बार मतलब आइंस्टीन को लोग बुलाते थे लेक्चर लेने के लिए कि आप लेक्चर लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, बच्चों को थोड़ा सा रिसर्च के लिए थोड़ा वो कीजिए, प्रोवोक कीजिए, है ना। तो वो जाता था। तो ऐसे ही एक बार वो ना दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनी थी उस टाइम पे, ठीक है, कोई किसी देश में थी, कहीं अमेरिका वगैरह ऐसे कोई देश था, मुझे याद नहीं है। तो वहां पर जाता आइंस्टीन। तो आइंस्टीन की पत्नी भी उसके साथ होती है ना, जनरली वो उसके साथ ही जाती है, उसकी वाइफ। तो वहां वो बोलती, उसकी पत्नी पूछती, ये क्या है? कहती ये मतलब ये टेलीस्कोप इतना बड़ा क्यों बनाया तुमने, इसका क्या करते हो तुम लोग? बहुत बड़ा टेलीस्कोप था। तो वो बोलते हैं कि हमने इससे ना तारों की भाषा समझते हैं कि कौन सा तारा कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो बॉडी सेलेस्टियल बॉडी होती है, ठीक है, तो उनको हम स्टडी करते हैं। तो कहती कितने, तो उसने बोला कि ये करोड़ों रुपए की मशीन है और इसमें हम देख के फिर अंदाजा लगाते हैं तारा कैसे बनता है, कैसे बुझता है, क्या होता है। तो आइंस्टीन की वाइफ उसको बोलती, उसको उसके लिए बोलती कि कमाल की बात है, यही काम, द सेम वर्क माय हस्बैंड डिड, मेरा पति भी करता है, और वो भी सिर्फ एक पेन और पेपर से। आप लोग करोड़ों रुपए की मशीन में देख देख के देखते हो और फिर उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, और सेम वर्क मेरा हस्बैंड कर रहा है, और वो भी सिर्फ पेपर और पेन से कर रहा है। ये कमाल की बात है मेरे लिए। तो सोचिए, यहां से जीनियसनेस आपको समझ में आएगी कि आइंस्टीन कितना जीनियस था। लेकिन आइंस्टीन के बारे में शुरू में कहते हैं कि वो डम्ब था, शुरू में बोलता नहीं था, है ना, स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया था, वो लेट बोलना शुरू हुआ था एक्चुअली। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट आता है आइंस्टीन का, कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहा था। तो आइंस्टीन को सब जानते थे, नो वरी अबाउट दिस, है ना। तो वो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो टीटी आया और उससे टिकट मांगने लगा। तो वो टिकट ढूंढ रहा है, उसे मिल नहीं रही है। तो वो टीटी बोलता है, सर डोंट वरी, मैं आपको जानता हूँ, डेफिनेटली आपने टिकट जरूर ली होगी, ये मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे आपकी टिकट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लेना। तो टीटी आगे निकल जाता है। उसके बाद वो वापस आता, तो आइंस्टीन अभी भी बैग वैग में खोल वोल के देख रहा होता है, टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है। तो टीटी कहता है, सर इतना मत वो होइए, एंजाइटिक मत होइए, आप आराम से बैठिए, अपना सफर कीजिए। कहता दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। कहता प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि वो ऐसी चीजों की टेंशन नहीं लेता है। समझ रहे हो ना। प्रणव लिखता है, इंटेलिजेंस वाज बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू से दैट ही वाज मैड। वो मैड नहीं था बेटा, मैड के लिए नहीं बोलते हैं लोग उसे। नहीं वो सर, जैसे कुछ लोग बोलते थे ना पहले। हाँ हो सकता है, वो एक अलग चीज है। मैडनेस तो देखो हर इंसान के लिए होती है, वो जरूरी है। वो मैडनेस ना एक पॉजिटिव वे है। अगर आप अपने काम के लिए मैड हो ना, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। लोग एक बार पागल कह देंगे आपको, लेकिन आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो वैसे ही आइंस्टीन जो था, वो अपने काम में इतना ध्यान था। इवन एक और इंसिडेंट मैंने सुना था कि वर्क को, हाँ उसको बहुत लेट मिला था बेटा, निकोला टेस्ला को भी, बिल्कुल। और पता है आइंस्टीन से जीनियस था निकोला टेस्ला। आइंस्टीन ने तो रिलेटिविटी की थ्योरी दी, ई इक्वल एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया और वो फेमस हो गया। निकोला टेस्ला के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो आज भी छुपाए गए हैं लोगों से। कहते हैं उसने शायद यस टाइम सर। ट्रेवल को भी शायद कैप्चर कर लिया था, ठीक है, उसको भी पकड़ लिया था कि टाइम ट्रेवल कैसे होता है। बहुत, वो भी बहुत जीनियस था, लेकिन आज भी उसकी जीनियसनेस को ना छुपा कर रखा गया है। काफी सारी बातों को लोग मतलब उसको रिवील नहीं करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए गए हैं, कहते हैं वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे, पता नहीं क्या क्या। तो देखो फेमस होना इंडियंस को तो मिली ही नहीं है, आज तक नहीं मिली। सही बोल रहे हो बेटा, इंडियंस तो बहुत ग्रेट रहे हैं, इन लोगों से कहीं ज्यादा ग्रेट रहे हैं। जैसे सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे रामानुजन हुए हैं। रामानुजन, आज तक उसकी जो इक्वेशन सोल्व की हो किसी को समझ में नहीं आई आज तक। जो एक दो समझ में आए उस पर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और बड़ी बड़ी चीजें उससे हमने निकाल ली हैं जो समझ आया, है ना। कैपलर लॉ भी है, बिल्कुल बेटा। तो देखो मतलब क्या है कि फेमस होना, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, फेमस होना और इंटेलिजेंट होना दोनों बातें अलग है। कई बार हम फेमस लोगों को इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, समझ गए। आइंस्टीन इंटेलिजेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं था जितना उसको एक्स्ट्रा वर्ड करके और उसको जरूरत से ज्यादा बता दिया गया, ठीक है। आइंस्टीन अच्छा था बट वो फेमस हो गया टाइम से। आइंस्टीन उनमें से है, निकोला टेस्ला जैसे हैं और रामानुजन जैसे हैं, जीते जी इनको किसी ने पूछा ही नहीं, मरने के बाद में इन लोगों को पूछ रहे हैं। यहाँ पर कुछ वैसा ही है। वर्नर 1893 में ऐसा कहते हैं कि रामानुजन ने इन्फिनिटी की वैल्यू, हाँ बेटा बिल्कुल इन्फिनिटी के नजदीक था, उसने इन्फिनिटी को सोल्व कर दिया था। व्हाट इज इन्फिनिटी? और अगर वो सोल्व हो जाता है तो टाइम ट्रेवल सोल्व हो जाएगा, याद रख लेना। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताई थी, याद है? यस यस सर। बोला सर। था वो पूरी नहीं होती। अरे वो मैथमेटिक्स था, ग्रेट मैथमेटिक्स, उसमें छुपा हुआ है कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल। मैं आज भी मानता हूँ इस चीज को कि उसी में कहीं है, इन्फिनिटी में टाइम ट्रेवल है। सोचने से ही आप इन्फिनिटी पार कर सकते हो, और ना सोचो तो कभी पार ही नहीं होगी। कुछ ऐसा है इन्फिनिटी में। तो वो क्या है, बीच की कड़ी मेरे मिसिंग है, लेकिन अगर वो छोटा सा पॉइंट मिल गया तो शायद हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं बहुत आसानी से।
मेंडल के साथ भी हुआ था बेटा, डेथ के बाद इसके काम को, बिल्कुल मुझे पता है, डेथ के बाद इसको मेंडल को वो मिला था ना, नोबेल, बिल्कुल 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 30 साल बाद, पता नहीं 30 या 40 साल बाद मेंडल को नोबेल मिला था डेथ के बाद। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं बेटा, नॉट ओनली जस्ट दिस। ब्लैक होल के अंदर कहते हैं कि टाइम रुक जाता है, ब्लैक होल के अंदर टाइम रुक जाता है, पता नहीं ब्लैक होल के बाहर भी अगर ट्रेवल करोगे तो टाइम रुक ही जाएगा, ठीक है। तो वो Yes, धीरे sir, हो जाएगा बट अंदर approximately. रुक जाएगा। यस सर। बट हम वहां पर पहुंच ही नहीं सकते बेटा, फायदा नहीं है। ब्लैक होल के बिना टाइम ट्रेवल रोक सकते हैं। इसको ऐसे कह लो कि जैसे हम कह देते हैं ना कि पानी को उबालो तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल होता है, ठीक है। बिना उबाले क्या पानी के मॉलिक्यूल को उड़ाया नहीं जा सकता? 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी का मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाता है, ठंडा मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाता है, तो गर्म करना ही जरूरी नहीं है। यही कुछ थ्योरी है कि हम ब्लैक होल के पास जाएं, हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, ये एक एक्सटर्नल तरीका है, एक्सटर्नल तरीका हाउ टू टाइम ट्रेवल। एक इंटरनल तरीका भी है, सर अंदरूनी साइंटिस्ट ने बनाया था एक, मतलब ब्लैक होल छोटा सा। हाँ मैंने भी सुना था कि छोटा ब्लैक होल बनाया था उन्होंने कुछ टाइम के लिए, है ना। यस बट सर। देखो ये सब एक्सपेरिमेंट है, इनका सच क्या है झूठ क्या अभी तक तो समझ में आया नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। बट मैं एक चीज मानता हूँ, हमेशा चीजें बहुत छोटी होती हैं, इसको मतलब इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, कई बार वो बाहर से ही कवर हो सकती है। जैसे मैं मान लो आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 1 लीटर पानी है, मैं उसको उबाल रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर आ गया, थर्मामीटर मैंने डाला 100 डिग्री आ गया। अब मैं कहूं कि आप लोग कैसे मेजर करोगे, तो आप में से एक कोई कहे सर क्या पता आपने जिन मॉलिक्यूल को टच किया सिर्फ उनका 100 डिग्री हो, सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर निकालो। हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर निकालने की कोशिश करूं, एक इंस्ट्रूमेंट रखूं या कोई ऐसी कोई एक्सरे या इंफ्रारेड वाला कुछ ऐसा रखूं जो टेम्परेचर बताता हो, हर एक मॉलिक्यूल को अलग एक पाइप में से पास आउट करूं, एक सीव ट्यूब बना लूं बहुत पतली, उसमें से मॉलिक्यूल पास आउट हो रहा है और वो कहीं से जहां से गुजर रहा है उसका टेम्परेचर नोट कर रहा हूं। फिर हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा, कोई 100 प्लस भी मिलेगा, कोई 100 से कम भी मिलेगा, फिर सबका एवरेज निकालूं और फिर एवरेज निकालने के बाद कहूं हाँ ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा टेडियस वर्क, समझ लो, हर एक मॉलिक्यूल का, और फिर एवरेज निकाल रहा हूं उसकी, और बाद में कह दूं लगभग 100 है, सारे के सारे लगभग 100 है। इसकी वजह सीधा थर्मामीटर डाल के क्यों नहीं निकाल रहे भाई? समझ रहे हो, काम हमेशा सिंपल होता है, साइंस भी सिंपल बनाना होता है किसी चीज को, और साइंस सच में सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये मैंने बहुत जगह पर फील किया है, और ये चीज आप भी अगर ऐसा करो तो साइंस का मतलब ही सबको, सब चीजों को सिंपल बनाना है, ना कि उसके अंदर घुस के एक एक चीज को हम काउंटर आउट कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेजर करने के लिए हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना दिया, लाइट मारोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर उसकी पोजीशन बदल जाएगी, है ना। आप ना तो स्पीड निकाल सकते ना पोजीशन निकाल सकते, भाई कुछ और तरीका ढूंढो ना जिससे उसकी स्पीड और वेलोसिटी और पोजीशन को पता लगाया जा सके, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है, इधर उधर कहीं भी जा रहा है, उस वेव को जो जो टिकती नहीं है एक जगह पर, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने की बात करो, और उसके बाद पोजीशन निकालने के बाद कहते हो कि ये अनसर्टेनिटी है, इतना तो ये कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी है। कितने बड़े लेवल की बकवास है, लगता है आपको कि ये मतलब वेव थ्योरी सही है, और मेरे को तो इसमें प्योरली बकवास लगती है। और फिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा कामयाब जो है वो वेव थ्योरी है। अगर कामयाब वेव थ्योरी है तो बोर मॉडल को हटा क्यों नहीं देते भाई? बोर मॉडल से एनर्जी क्यों निकालते हो आप लोग इलेक्ट्रॉन की? वेव थ्योरी से निकालिए, सारा काम वहीं से कर लो, क्यों? समझ रहे हो मेरी बात? बोर मॉडल तो हिस्ट्री हो गया ना, हिस्ट्री, वो तो हिस्ट्री है, गलत है, उससे सही चीजें निकलती नहीं है, फिर क्यों उसको पीछे पड़े हुए? वो भी सही है, बोहर मॉडल भी सही है, वेव मॉडल भी, वेव मॉडल से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ कुछ, सारी नहीं निकाल सकता वो, बोहर मॉडल से भी कुछ कुछ, है ना। तो दोनों करने पड़ते हैं, तो यानी प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं हमारी थ्योरीज में प्रॉब्लम है। जो सिंपल थर्मामीटर रख के टेम्परेचर निकाला जा सकता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग कर रहे हैं, सबका टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आइंस्टीन ने बोला E = mc स्क्वायर, वो तो अंदर घुसा ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, ना इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशिएशन है। यहाँ वेव थ्योरी के अंदर जब साई स्क्वायर करली बाय करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, क्या है ये करली करली कर करके, और उसके बाद में उसका साई स्क्वायर ये वो निकालते रहो उसको, फिर लास्ट में बोल दो ये सॉल्यूशन सही नहीं है, इसको हटा दिया, ये सॉल्यूशन ठीक लग रहा है, इसको एजन वैल्यू एजन फंक्शन बोल दिया। एजन वैल्यू एजन फंक्शंस में जो ठीक वैल्यूज लगती हैं हमें कि ठीक है, देखो अंदाजा हमें लगाना, लास्ट में जो लगती है हमें कि ठीक है उसको सही मानते हैं, और उसके बाद में फिर उसको बता देते हैं कि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, लास्ट में फिर से उसमें एक अड़ंगा डाल देते हैं। पहली बात तो सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ एक्सेप्टेबल है, उसको बोलते हैं एजन वैल्यू और एजन फंक्शन, और उनको भी बोल देते हैं ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी। अरे जो एक्सेप्ट किया उसको भी प्रोबेबिलिटी बना दिया कि ये संभावना है, पता नहीं है कि नहीं है।
कितना बड़ा कंफ्यूजन डाल रखा है, और फिर बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है। समझ रहे हो बात? मतलब साइंस को कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये सच है भाई, ये मेरा अनुमान है। अगर आप लोगों को लगता है कि कॉम्प्लिकेशन ही सच होता है और कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी लगना एक अलग चीज है, लेकिन सच सच तो हमेशा सिंपल और सीधा ही होता है। ये मेरा मानना है। जैसे आइंस्टीन ने दिया इक्वल एमसी स्क्वायर, है ना, वैसा कुछ भी होता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। तो अल्फ्रेड था भी 1893 1913, देख लो कितने साल हो गए, 20 साल बाद, है ना। 90। जितना भी अब देखिए, लिंकेज ऑफ एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ही गॉट द नोबेल फॉर लिंकेज ऑफ एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इस बात के ऊपर उसको नोबेल मिला था। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है, मिल गया नोबेल बेचारे को। आगे देखिए एक्सपेरिमेंट है भाई, वर्नर टुक द COCl3, ये एक अच्छी चीज है, ये अब आपको सारे याद रखने पड़ेंगे जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया जाएगा। COCl3 और अमोनिया लिया इसने, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स, दीज ऑब्जर्वेशंस वर, ये ऑब्जर्वेशन आपको याद करनी है। COCl3 6 ammonia, COCl3 5 ammonia, COCl3 4 ammonia of 2 different color, same color 2 different color, यानी 6 और 5 वालों का तो सेम कलर आ रहा था, लेकिन जब 4 अमोनिया लिया तो इसके 2 अलग कलर आ रहे थे। ठीक है, तो इसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ ना, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो इसने यहाँ पहले ना ब्रैकेट में नहीं लगाया जाता था, वो डॉट अमोनिया लगा रखा है। अब हमें नहीं पता कि क्लोरीन काउंटर आयन है या क्लोरीन अंदर है या बाहर है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो देखो अब मैं सीधा कर देता हूं इसको, COCl3 6 अमोनिया है, अमोनिया को 6 को अंदर रखो, तीनों क्लोरीन बाहर निकाल दो, काउंटर आयन। क्लियर है? पहला कंपाउंड। दूसरा देखिए 5 अमोनिया है, इसके साथ एक और क्लोरीन लगाना पड़ेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है वो टोटल 6 बनाने पड़ेंगे अपने को, किसके, CO के। ठीक है, तो वो ऐसे बनाएंगे, देखो जरा, CO अमोनिया 6 और फिर 3 क्लोरीन बाहर लगा दी, ये तीनों क्लोरीन बाहर है। दूसरे वाले में CO अमोनिया 5 है, ठीक है, और फिर एक क्लोरीन और लगा दो, और फिर 2 क्लोरीन बाहर है। क्लियर है भाई? यस सर। तीसरे वाले में क्या कर रखा है, 4 अमोनिया है, तो 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन अंदर होंगे, 6 हो गए पूरे, 3 क्लोरीन है टोटल, तो फिर एक ही क्लोरीन बाहर लगेगा। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ये कंपाउंड अलग अलग थे, लेकिन देखो इनमें सबके फॉर्मूले, COCl3 तो सब में सेम दिख रहा है, अमोनिया सब में 5 4 3 दिख रहा है, तो इनके अलग अलग कलर आए। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट वर्नर ने क्या किया। COCl3 लिया रेड कलर का, अमोनिया लिया कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है ना, देखा होगा किसी ने। तो एक कलर लिया, अभी COCl3 6 अमोनिया का कलर आ गया, एक ही कलर है। 5 अमोनिया वाले का भी कलर आ गया, इसका भी एक कलर है। लेकिन जब हमने 4 अमोनिया वाले लिया ना, सेम कलर मतलब सिंगल कलर आना चाहिए उसकी जगह, सेम की जगह, समझ रहे हो? उसके बाद में देखिए आगे, आगे क्या है, COCl3 यहां पर नेक्स्ट वाले में 2 अलग अलग कलर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है जब उसने 4 अमोनिया लिए? यस बेटा, क्लियर है ये? यस सर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं अब जरा। While adding excess of AgNO3 solution in the series of compound 3 chloride और अमोनिया वाले में, तो अब देखो अब इसने फिर क्या किया, पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया, ये कलर आ गए, इस टेबल को याद रख लो, कलर को याद रख लो, चॉइस इज योर्स। लास्ट में ये टेबल पूरी अच्छे से दोबारा से डिफाइन करेंगे, एक ही लोट में सारी टेबल याद हो जाएगी आपको, नो वरी। लेकिन इस कंपाउंड का नाम याद रख लो, COCl3 और 6 अमोनिया, तो 5 4 अमोनिया कर सकते हो। तो 6 अमोनिया था, 1 मोल लिया, AgNO3 लिया एक्सेस में, जरूरत से ज्यादा, हमारे पास 3 AgCl आए। कैसे आए, तो मैं इसको ना सीधा करके लिख देता हूँ, आपको सीधा समझ में आएगा। कोई इन्होंने तो क्या कर रखा है, यहाँ पे सस्पेंस बना रखा है, ठीक है, उस सस्पेंस को बाद में रिवील करेंगे, लेकिन हम लोग सस्पेंस नहीं, हमें तो समझना है इसे, ठीक है। उसके लिए सस्पेंस था, सोच लो जरा, वर्नर के लिए। अब AgNO3 से रिएक्शन करवाओगे तो सिर्फ काउंटर आयन रिएक्शन करेगा, यस और नॉट? यस सर। काउंटर आयन करेगा तो 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, बात खत्म। ये वाली एंटिटी जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ये तो रिएक्शन करेगी नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? आगे बढ़ते हैं अब जरा। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, Why does 3 मोल AgCl, मतलब 3 मोल ने यूज हुआ, तो 3 मोल Cl बिकॉज इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी 3, आयोनाइजेबल वैलेंसी 3, समझ गए, वो 3 क्लोरीन बाहर लगे हुए हैं। नेक्स्ट वाला देखो जरा, जब इसको करवाया 5 अमोनिया वाले को, तो उसमें क्या हुआ, 2 AgCl, मतलब 2 क्लोरीन बाहर लगे हुए थे, ये समझ में आ गया होगा, 2 क्लोरीन बाहर है,
और एक क्लोरीन अंदर है, क्योंकि 5 अमोनिया तो एक क्लोरीन अंदर होगा। यस बेटा, यस सर। ये Yes, समझ sir. में आ रहा है ना? ये ध्यान रख लेना, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। वर्नर को नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है, वर्नर को बाद में पता लगा था। और हम अभी से, यानी एक क्लोरीन अंदर है तो 2 क्लोरीन बाहर होंगे, क्योंकि टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये वो था भाई। तो यहाँ Y 2 मोल, क्योंकि उसका आयनाइजेबल वैलेंसी 2 थी, ये सीधा बोल रहा है। तीसरा देखिए, अब 4 वाला आया, 4 वाले में एक्सेस डाला तो 1 ही मोल AgCl आया। इसका मतलब क्या था, यानी कि CO अमोनिया, अमोनिया जो है वो 4 लगे हुए हैं। और अब कितने क्लोरीन होंगे अंदर? 2 2. और 1 क्लोरीन बाहर होगा। ठीक है, इस पे 1 ही पॉजिटिव बच जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट हर जगह पर 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो Y 1 मोल, क्योंकि एक ही वैलेंसी थी। अब एक और डाल दिया इसने, CaCl3 4 अमोनिया, एक और है, यहां पर भी एक ही है। ये 2 बार लिख दिया क्या? वाई? बिकॉज 1 आयन। हाँ, ये 2 बार आ गया क्या, अलग अलग कलर की वजह से? रुको रुको रुको, हाँ ठीक है भाई, ये ग्रीन वाला है, ठीक है, कलर अलग है, ये ग्रीन वाला है। और ये फोर्थ वाला जो वायलेट वाला है, ठीक है, अलग कलर था ना AgCl, तो इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी बनेगी। अब वायलेट और ग्रीन कलर क्यों अलग है, तो उसको जरा नीचे देखते हैं। बिकॉज दिस आर वन आयनाइजेबल, तो देखो COCl3 6 अमोनिया, ये कलर था, 5 अमोनिया, ये कलर था, और यहाँ पर 4 अमोनिया है, और यहाँ पर 4 अमोनिया, दोनों का 4 अमोनिया वाले का ग्रीन और वायलेट कुछ कुछ ऐसा कलर था। यस, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि 4 अमोनिया के साथ में, यानी ये 2 अलग अलग कलर वाले ऐसे सॉल्यूशंस थे। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो कलर अलग क्यों थे इसके। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट के अंदर COCl3 6 अमोनिया, COCl3 है, 6 अमोनिया है, तो इट हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। जब इसमें से कंडक्टिविटी को निकाला गया, मतलब अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या लिया भाई, CO अमोनिया 6, ठीक है, और बाहर 3 काउंटर आयन लगे हुए हैं क्लोरीन के। तो देखो क्या होगा, 3 तो क्लोरीन के नेगेटिव आयन हो गए, और ये 3 पॉजिटिव वाला एक, ये 3 पॉजिटिव बन गया। यस, टोटल आयन Yes, कितने sir. हो गए? ये 4 आयन बनेंगे टोटल। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो इसमें 4 आयन है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ये आपको पता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ इसी केस में होगा। तो इसके अंदर देखो हाईएस्ट कंडक्टिविटी थी इसकी, इतने साइमन कंडक्टिविटी बता रखी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। ऑल अमोनिया इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोरीन आउटसाइड, ये इसने अब फॉर्मूला दे दिया, खुद ही दे दिया, ठीक है, जो हमने ऊपर लगा रखा है। नेक्स्ट वाले में देखो, इसने अंदाजा लगाया, सोचना वर्नर ने अंदाजा लगाया, उस टाइम तो ऐसे फॉर्मूला लिखे भी नहीं जाते थे, बट वर्नर ने सोचा कि यहाँ तीनों क्लोरीन बाहर हैं, क्योंकि 4 टोटल आयन बन रहे। 4 कैसे बन सकते हैं? 3 क्लोरीन आयन और एक ये अंदर होना चाहिए अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ, तो टोटल 4 होंगे। नेक्स्ट देखो, जो 5 अमोनिया वाला आया आउटसाइड, इट इज सिंस काउंटर आयन 2 है, कंडक्टिविटी गोज टू, तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, एक क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन बाहर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, ओल अमोनिया, यहां पर क्या है, 4, यानी कि 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन अंदर होंगे, एक अमोनिया जो है वो बाहर होगा, और एक क्लोरीन बाहर होगा, है ना? तो क्लोराइड आउटसाइड इट, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, वही फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ। तो काउंटर आयन 1 है, कंडक्टिविटी गोज टू 102, काउंटर आयन 1 है तो टोटल आयन 2 बनेंगे, याद रख लेना। एज द बोथ फॉर्मूला is same 3 and 4th show same conductivity as they have isomer, they different colors। ये आइसोमर्स होते हैं जो सेम फॉर्मूला था, इसी वजह से ये डिफरेंट कलर्स में है। अब ये कोई बताएगा आइसोमर्स कैसे हैं? ये भी इसने गैस लगा दिया था, कोई बता सकता है कैसे आइसोमर बनेंगे? ये CO NH3 4, 2 क्लोरीन है। यस बेटा, Yes, बता sir. सकता है कोई आइसोमर कैसे बनेंगे? एक क्लोरीन बाहर है, कोई गैस दे सकता है मुझे? किसी का आइडिया सर नहीं? शायद इनका कुछ स्ट्रक्चर शायद कुछ अलग होगा। स्ट्रक्चर में ही है बेटा, शायद नहीं है, पक्का बता देता हूँ। देखो जरा कैसे बनेंगे। CO 4 अमोनिया लगा दीजिए, ठीक है, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर बनेगा, नो वरी अबाउट दिस, दिस इज ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर, ठीक है, 4 अमोनिया विल बी देयर, ठीक है, तो ये 4 अमोनिया हमने यहाँ पे लगा दिए। ओके, गॉट इट? Yes, sir. एक मिनट रुकिए बेटा। ठीक है, तो देखो 4 अमोनिया लगेंगे,
और अब दो आपको क्लोरीन लगाने, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब ये दो क्लोरीन यहाँ लगने की वजह, दोनों क्लोरीन पास में भी हो सकते हैं एक दूसरे के, हो सकते हैं ना। यस सर। तो इस तरह से और भी कई तरह के जितने भी आइसोमर बनेंगे, हम ये सारे आइसोमर भी इसमें करने वाले हैं। तो इन क्लोरीन की पोजीशन बदल दो अमोनिया के हिसाब से, तो आपके आइसोमर विल बी रेडी, आइसोमर रेडी हो जाएंगे। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, आइसोमर की वजह से अलग थे, तो दोनों के काउंटर आयन तो सेम आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, बाकियों को समझ में आ गया बेटा? हरलीन, अंशिका, मान्या, yes sir, yes sir, ठीक है। तो ये आइसोमर की वजह से अलग थे, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। तो आइसोमर को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी वर्नर ने बड़ा जबरदस्त वाला अंदाजा लगाया था आइसोमर के लिए भी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है, वो भी हम करने वाले हैं, इसी में आएगा। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, ये पता है? यस नंबर ऑफ सर। लिगेंड डोनर एटम अटैच टू डायरेक्टली बॉन्डेड। भाई पड़ोसी कितने अटैच हैं, कोबाल्ट से कितने पड़ोसी अटैच हैं? 4 तो अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। यस, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 12 भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो भी याद रख लेना 12 एटम्स जुड़े होते हैं, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है, 12 तक हमने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ होता है तो मुझे पता नहीं है, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे कल प्रणव पूछ रहा था सर 8 से ज्यादा नहीं होता, तो हमने 12 तक करवा रखे बेटा। एक और चीज बताता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में 4 बॉन्ड होते हैं 2 एटम्स के बीच में, क्या कभी? नो सर। 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। रहोडियम 5 बॉन्ड बना सकता है आपस में, 4 और 5, और 1912 में ढूंढे गए थे, 2012 में, 2004 में शायद, 3 और 4 में, 2003 और 4 में ढूंढे गए थे, ठीक है। सर ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले 2 एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में। जैसे देखो आप लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड हो सकते हैं क्या इकट्ठे? 4 नहीं हो सकते? सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये कार्बन इतने सारे बॉन्ड बनाता है, आपस में 4 बॉन्ड बना लेना। हाँ 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 हाँ, आपस बहुत में सही। 4 थोड़ी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? चलो आपको क्या सर लगता वो है कि नहीं? अनस्टेबल हो जाएगा 4 बनाने में तो। कैसे बेटा, वही मैं जानना चाहता हूँ, किस हिसाब से अनस्टेबल होगा, फिर मैं इसका आंसर दूंगा कि 5 और 4 कैसे बन जाते हैं। सर 3 तक ही बनते, वो सिंगल डबल और ट्रिपल, 4 तो बनता ही नहीं है। सर ये शायद 4 बॉन्ड के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती होगी। 3 बॉन्ड बनते कैसे हैं? चला इसको एक्सप्लेन करोगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनका ओरिएंटेशन पता है किसी को? डायरेक्शंस कहाँ कहाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बनते हैं, यही पूछ रहा हूँ। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। यस सर। दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, ये मैं Yes, प्लेन sir. में बना रहा हूँ, प्लेन में ही, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। यस सर। तीसरा डबल जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसके आर पार, ये एक आर पार रोड होती है ऐसे वाली, ठीक है, ये ऐसे वाली, क्लियर है, समझ रहे हो? यस सर। इस रोड के अगेंस्ट यहाँ पर, यानी ये जेड एक्सिस हो जाएगी, क्लियर है भाई? तो ये दोनों आपस में ऐसे शेयर करेंगे। तो आपको क्या लगता है इसके बाद में, देखो जो आर पार रोड है उसके, यानी इसके और इसके बीच में जगह बचती नहीं है क्या? बचेगी कि नहीं? बचेगी सर। और इस बॉन्ड के बीच में क्या जगह नहीं होती? इन दोनों के बीच में भी जगह है। यस यस सर है। यस सर। तो जगह तो है, तो बॉन्ड अगर ऑर्बिटल हो, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं ऑर्बिटल होते हैं, एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, सभी डायरेक्शंस में होते हैं। एफ ऑर्बिटल्स की तो डायरेक्शंस भी बहुत सारी हैं, पी की 3 ही होती हैं, और एफ की ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस भी काफी सारी होती हैं। फिर जी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, खाली पड़े होते हैं जी ऑर्बिटल, है ना। तो अगर कोई हायर ऑर्बिटल्स के अंदर जाता है तो जी में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, जी में ना भी जाए लेकिन ऑर्बिटल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तो हर डायरेक्शन में ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां जाके शेयर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो वो 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो कार्बन क्यों नहीं बनाता? कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो ये जो दोनों के बीच में एंगल्स के बीच में जगह है ना, वो काफी कंजस्टेड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। चौथा बॉन्ड बनते ही तो बनेगा ही नहीं, पहली बात हाई एनर्जी पर बनेगा, वो स्टेबल होएगा ही नहीं, क्लियर है? यस सर। बट अगर एटम बड़ा हो तो बन जाएगा, तो बन जाएगा, है ना। मोलिक्यूल बहुत बड़ा, एटम बहुत बड़ा है। देखिए एटम इतना बड़ा एटम है, ये लो इतना बड़ा एटम है, दूसरा एटम भी इतना बड़ा है। अब दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल। दूसरा डबल बॉन्ड बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो इन दोनों के बीच में बहुत सारी जगह है, ये सिंगल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ बहुत सारी जगह है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। फिर वो जो आर पार वाला मैंने बताया कि वो आर पार में यहाँ भी एक बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से यहाँ भी एक बन सकता है, यहाँ भी एक बन सकता है। तो ये काफी सारे बॉन्ड जो है वो शेयर हो सकते हैं, क्लियर है? यस सर।
पता नहीं कितने ही बन सकते हैं, लेकिन देखो 5 तक तो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है भाई, 5 तक बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो गारंटी से बोल सकता हूँ। अजय कुमार एक टीचर रहे हैं, काफी फेमस बुक है उनकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक है, कोऑर्डिनेशन के अंदर ही हमने पढ़े थे, ठीक है, पूरी एक बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपके सिर्फ लेसन है और वो पूरी बुक है, समझ रहे हो डिफरेंस, आपको समझ में आ जाएगा। वो तो उन्होंने 1912 में, पता नहीं 1903 या 4 में, 1900 नहीं 2012 या 2003 या 4 में, ऐसा कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है डेट, ठीक है, उस टाइम पर 4 और 5 बॉन्ड बनाना हमने, मतलब IUPAC ने भी उसको रिकमेंड कर दिया, 4 और 5 बॉन्ड बन सकते हैं, 5 मैक्सिमम बन सकते हैं, 6 बनते हैं कि नहीं भाई, इतनी सारी डायरेक्शंस होती हैं, 6 भी बन सकते हैं, बट हमें आज तक मिला नहीं है 6 वाला, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 हो सकते हैं, बट हमें नहीं मिला, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? यस सर। तो आगे से कोई पूछे 3 से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। कार्बन में 4 क्यों नहीं बनते हैं, उसका रीजन अब आपको समझ में आ गया, स्मॉल साइज है ना, तो बड़े एटम्स ही ऐसा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब पता लग गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसी, नेबरिंग, नेबर एटम, कितने नेबर एटम टच करते हैं, टच करते हैं, अटैच हैं, कह लो जो भी, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज अ सिंगल एंटिटी एंड नॉट डिसोशिएट, तो ये आप पहले से जानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाली डिसोशिएट नहीं होती है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द सेकंड नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये उल्टे पुल्टे नाम है इनके। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम, तो जो अंदर होता है, ये जो अंदर वाले 6 एटम्स हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी है एटम की, तो प्राइमरी कौन सी है, जो काउंटर आयन लगे होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी है। यस बेटा? यस सर। क्लियर है? अब होना तो ऐसे लगता है कि अंदर वाली प्राइमरी होनी चाहिए, बाहर वाली सेकेंडरी होनी चाहिए, बट ये उल्टा है, तो इसे कंफ्यूज हो जाता है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी में बंदा। कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन आपको समझ में आ ही गया होगा, उसने क्या कहा था, आइसोमर्स वगैरह के बारे में बताया था, यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है, ये वैल्यू दिखा रखी है भाई उसकी, ठीक है, कि वो कितना कंडक्ट करता है, ये कंडक्टिविटी वाला वैल्यू दिखा रखी है और कुछ नहीं है। यस बेटा? क्लियर है सबको? यस सर। आगे अब वो टेबल दे रखी है जो मैंने कहा था कि आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये देखिए वो टेबल है, तो पहला जो था उसका कलर था येलो, ठीक है, 3 काउंटर आयन बाहर थे, 1:3, 4 टोटल, 4 इलेक्ट्रोलाइट है ना, टोटल 4 इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे, 3 क्लोरीन और एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसको भूल मत जाना। और दूसरे वाले में 1:2 यानी कि 3 इलेक्ट्रोलाइट बन रहे हैं, तीसरे वाले में 2 ही बन रहे हैं, चौथे वाले में भी 2 बन रहे हैं, बट ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये आइसोमर्स हैं, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो आप किसी एक को यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप मतलब 3 ही याद कीजिए, आइसोमर। मैं जनरली जब ये पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जनरली एक को छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आइसोमर है तो यहाँ तो उसका यूज हो ही नहीं रहा, वर्नर को समझ में बाद में आए थे, तो आइसोमर के लिए अलग से ही वर्नर की थ्योरी में बाद में समझाया जाता है। क्लियर है बेटा? यस आगे बढ़ते हैं, तो देखो कलर फॉर्मूला, सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी कोरस्पॉन्डिंग टू, तो देखो येलो कलर था, अब ये कलर याद रखना, येलो, पर्पल, ग्रीन, ग्रीन वायलेट, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, पूरी टेबल याद रखनी है, सीधी सी बात है। ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कोरस्पॉन्डिंग आयंस की दे रखी है, तो येलो कलर के अंदर 1:3 है, मींस 3 काउंटर आयन, पर्पल के अंदर 2 काउंटर आयन, ग्रीन के अंदर जो 1 काउंटर आयन, येलो में भी 1 काउंटर आयन है, बस वही बकवास लिख रखी है, तो मैं इसको नहीं रीड करने वाला। आई इन केस ऑफ आइसोमर कंडक्टिविटी कैन बी सेम बट कलर कैन बी डिफरेंट, आइसोमर के केस में कंडक्टिविटी तो सेम थी बट कलर डिफरेंट था, ठीक है। एटम आर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एज दे रिस्पॉन्ड टू कंडक्टिविटी, तो एटम्स जो है वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं कंडक्टिविटी को, ये हमें पता है। एटम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट डोंट डिसोशिएट, ये डिसोशिएट नहीं होता, ये भी पता लग गया, है ना, ये इसने गैस लगाए थे, डिसोशिएट नहीं होता। आइसोमर हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी वर्नर ने पता लगा लिया था, पहले आइसोमर का पता ही नहीं था। क्लियर है? यस सर। है ना, सोचो कितना दिमाग लगाया उसने जोड़ तोड़ करके, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के दम पर कंक्लूजन निकाल लिए, बहुत बढ़िया बात है ना। आगे बढ़ते हैं, मेन पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। अब पोस्टुलेट, उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, हमने फिर कंक्लूजन निकाले, अब हम उसको पोस्टुलेट बताते हैं। उसने क्या बताया? मेटल कोऑर्डिनेशन शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, 2 वैलेंसी होती है, एक काउंटर आयन लगे होते हैं, एक अंदर वाली वैलेंसी होती है ना। प्राइमरी आयोनाइजेबल, प्राइमरी आयोनाइजेबल मतलब जो काउंटर आयन है, आयंस बन सकते हैं, सेकेंडरी वाली अंदर फिक्स होती है, तो देखिए जरा, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल। यस बेटा? क्लियर है? अब यस प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पढ़ते थे। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, पता है सबको? आयोनाइजेबल होती है, नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अब ये नॉर्मली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हो सकता है दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो, 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रही हो, तो ये आयोनाइजेबल तो है,
है ना, लेकिन अंदर वाला इनका कोई मटेरियल आयोनाइजेबल नहीं है। यस, समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। फिर देखिए यहाँ एग्जांपल दे रखा है क्लोरीन, वेयर 2 क्लोरीन कैन बी, ये आपको सीधा सा एग्जांपल है, मैग्नीज वाटर 6 क्लोरीन 2 बाहर लगे हुए। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड। आप वही COCl3 वाला एग्जांपल, 6 अमोनिया वाला एग्जांपल, उसी एग्जांपल को बार बार घिस सकते हो क्योंकि वो याद तो करना ही है ना। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं ना। सेकेंडरी वैलेंसी पॉजिटिव इसने लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। यस यस सर। बस वही है ये। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। इज अ फिक्स्ड फॉर द लिगेंड्स लिंक्ड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से लिंक करते हैं। एग्जांपल इन्होंने दे रखा है यहाँ 6 वाटर जो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। वीडियो इलस्ट्रेशन, अब देखिए मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू बॉल एंड लिगेंड आर ग्रीन बॉल्स। मेटल ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंटेड है, तो यहाँ पर ये वीडियो इलस्ट्रेशन को हम यहाँ से मेंशन को इसको कट कर देते हैं ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो नहीं चला रहे। इलस्ट्रेशन, जस्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखिए अब जरा साइनाइड 4 स्पाइरल अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, हियर ऑल द लिगेंड्स आर इन वन प्लेन। अगर मेटल के साथ 4 साइनाइड लगे हुए हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अब ये स्ट्रक्चर है, याद रख लेना, 4 लगे हुए हैं तो, ठीक है भाई। यस सर। मेटल के साथ 4 लगे हो तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल लिगेंड आर नॉट इन वन प्लेन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सबको पता है, CH4। यस सर। यस सर। ठीक है, नीचे ट्रायंगल बन रहा है, देखो नीचे वाला ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये सेंट्रल एटम है और ये एक ऊपर लगा हुआ है, सबको ऐसे एक दूसरे से मिला देते हैं, टेट्राहेड्रल बन जाता है, चतुष्फलक, ठीक है। इसको मैंने शायद एक्सप्लेन भी किया था, ये उल्टा भी और सीधा भी होता है, किया था क्या एक्सप्लेन? यस सर किया था, है ना, उल्टा भी सीधा भी, ठीक है। फिर आपको पता है तो नो वरी। आगे बढ़ते हैं। 6 अगर हो, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल होती है, ये भी पता है। यस ये सर। सीएन नहीं है, साइनाइड नहीं, मैं इसको साइनाइड पढ़ी जा रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? CN मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, साइनाइड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। यस बेटा। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ऊपर और नीचे बस होंगे 4, ये स्क्वायर प्लेनर में 4 एटम है, ठीक है, 4 एटम, ये बीच में सेंट्रल एटम है और ये इसके ऊपर लगाओ, एक इसके नीचे लगाओ, जब इन सबको मिला देते हैं तो इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये चारों शेप आपको, तीनों शेप आपको याद हो जानी चाहिए, एक ही स्लाइड में सीधे सीधे दे रखे हैं। नोट इन द मॉडर्न फॉर्मूला सच एज स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो मॉडर्न फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स को, जो स्पेस में अरेंजमेंट्स होते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन भी बोल देते हैं। ये नाम आजकल दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है, क्लियर है भाई? The spaces within the bracket are the coordination entities in the complex and ions outside the bracket are called counter ions। ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, जो बाहर होते हैं उसको काउंटर आयन बोलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। Let's see the difference between the primary and secondary valency। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है भाई? प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बाहर होती है, ठीक है, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम के। इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर अंदर कुछ और हो सकता है भाई, ये सही नहीं है। इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। पहला पॉइंट याद रखना, ये पूरा सही नहीं है। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। क्या सही है ये? नहीं है ना? ठीक है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बुक्स में ना मैं कई सालों से ऐसे पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसको इक्वल क्यों लिखते हैं। शायद ये इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि बट नहीं, वर्नर ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वो भी वैसा नहीं था। मुझे नहीं पता इसको क्यों इक्वल लिखते हैं, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। कई बुक्स में मैंने ऐसी गलती नहीं देखी है। नॉन डायरेक्शनल तो सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में होगा ना? हाँ, सिर्फ न्यूट्रल के केस में होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, इसलिए ये गलत ही लिख रहे हैं, है ना। यस आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, देखिए जरा, नॉन डायरेक्शनल, ये तो पता ही है, अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहीं भी चिपक सकता है ना। यस सर। वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आयनाइजेबल, ये भी सही है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन में नेचर में होती है, डायरेक्शन में है तभी तो देखो स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ बनाएगी, है ना।
डायरेक्शन है ना, परफेक्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में होगी तभी स्ट्रक्चर बनेगा, नॉन डायरेक्शन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल नहीं है, पता है, अलग नहीं होती। लेट्स सी द क्वेश्चन वर्नर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो चलिए अभी लिमिटेशंस और क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे फिर लिमिटेशन करेंगे। व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोजेस रिमार्केबल प्रॉपर्टी फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन, कुछ ही एलिमेंट ऐसा क्यों दिखाते हैं वर्नर थ्योरी की प्रॉपर्टी। देखो वर्नर ने बेचारे ने जितना काम किया ना बेस्ट किया, अब उस वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी गलती थोड़ा है। आज तक मतलब साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट मत्था मार चुके हैं कि वेव नेचर, वेव थ्योरी वही पूरा एप्लीकेबल नहीं होती है। तो वर्नर की थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन उठाना, इसको कहते हैं कि जैसे सोशल स्टडीज में हम लोग लिखते थे ना, हेडिंग बनाओ, पॉइंट बनाओ, ये पॉइंट बना रहा है, ठीक है, लिखने के लिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। व्हाई ओनली सर्टेन, तो उसने भी जितना दिया उतना बेस्ट दिया। व्हाई द कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन हैव अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये भी कोई क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन के बिना वाले जो कंपाउंड है उनकी क्यों होती है, बताओ, किसी की डायरेक्शन क्यों होती है। CH4 का स्ट्रक्चर CH4 क्यों है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है, क्योंकि वो कार्बन है, क्या उसके अलावा कोई और नहीं बना था। ये क्यों भी वैसा ही है, पॉइंट बढ़ाने वाला है कि उसने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, बस इतना मान सकता है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये मान सकते हैं, ठीक है। जो कि बाद में सर्च हुई थी, जो बाद वाली वर्नर थ्योरी के बाद थ्योरी आई थी, VBT आई थी, VBT के बाद में CFT आई थी। CFT में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था, ठीक है। ये एक पॉइंट है, वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाया था वर्नर, बट उसने जितना काम किया था बेस्ट किया था। ये लिमिटेशन नहीं है कि वर्नर थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताती। वर्नर थ्योरी जो काम के लिए उसने काम किया था वो तो डन हो गया था, उसके बाद फर्दर ऑन जो आगे स्टेप लोगों के आए, क्वेश्चन मार्क आए, तो वो बाद की थ्योरीज ने एक्सप्लेन कर दी, है ना। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विद एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है भाई इनके अंदर। तो देखो, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3। तो 2 मोल बने यहाँ पर, मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, बात खत्म। यहाँ भी 2 मोल बन रहे हैं, यहाँ भी दोनों क्लोरीन बाहर है, यहाँ 0 मोल बन रहे हैं, मतलब चारों क्लोरीन अंदर है, HCl भी अंदर है, ऐसा क्या? सोचो भाई। यस सर। है ना, क्योंकि AgCl क्लोरीन AgCl तो बना ही नहीं रहा, 0 मोल है, तो मतलब ये रिएक्शन कर ही नहीं रहा, चारों के चारों क्लोरीन अंदर हैं। और HCl भी अंदर है क्या? अब ये एक क्वेश्चन मार्क है कि HCl अंदर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, COCl थ्रू 4 अमोनिया है, तो 3 क्लोरीन है, और यहाँ एक ही हो रहा, मतलब 1 क्लोरीन बाहर है, बस सीधी सी बात। इसमें 0 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पर भी सारी की सारी क्लोरीन और अमोनिया अंदर ही है। देखो टेबल फॉर्मूला, मोल AgCl 22011 आंसर आता है। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो एक में कौन से में 6 आ रही थी, पहले में 4 है सेकेंडरी वैलेंसी भाई, 2 बाहर आ रहे हैं, तो 4 अमोनिया बचेंगे, 4 है सेकेंडरी वैलेंसी, बिल्कुल सही है। दूसरे में 2 आ रहे हैं, तो मतलब 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, बिल्कुल सही है। तीसरे के अंदर कितने आ रहे हैं, 4 और 2 HCl है, 6 ही है तीसरे में भी, क्लियर है। यस सर। सारे अंदर है, सही है। चौथे के अंदर 1 बाहर आ रहा है, तो 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया, 6 है चौथे में भी, पांचवें के अंदर 4 ही है, ठीक है, क्लियर है, सही है, सारे आंसर यस सर। सही है। सॉल्यूशन देने का कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, बकवास, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। PdCl2 ammonia, moles of AgCl precipitated per mole of the compound, excess of the AgNO3 2 moles, bracket therefore, पता नहीं क्या कहानी बता रखी है, ये सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहानी नहीं बता रही है, बकवास, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume 0.1 molarity AgNO3 required to complete precipitation of the chloride ions and present in the 30 ml of the 0.1 molar molarity solution of chromium water 5 chlorine Cl2 as a silver chloride is close to volume 6 ml, कितना है बस ये बताना, आपको मोलैरिटी दे रखी है, निकाल सकते हो भाई, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, IIT JEE में 2011 में आया था। कैसे बेटा, कैसे फाइंड होगा, मेरे को अप्रोच बताया हुई क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, किसी को गैस नहीं लगा, चलो बता देता हूँ, सुनिए। हमारे पास क्या है, AgNO3 है, AgNO3 कितना है, AgNO3 0.1 मोलैरिटी का है, मोल, इतना मोल है, ठीक है। जरा रिएक्शन लिख लें पहले, सबसे पहले तो यही काम होता है, वाटर, क्रोमियम और ये 5 और 1 क्लोरीन 6 हो गए, क्रोमियम 2 क्लोरीन बाहर लगे हुए हैं। तो देखो इसको अगर मैं AgNO3 से रिएक्शन करवाता हूँ, AgNO3, तो कितना AgNO3 चाहिए होगा, जरा 2 मोल चाहिए होगा, क्योंकि 2 मोल AgCl बन जाएगा 2,
प्लस में NO3 जो भी है वो बाहर भटकता रहेगा, जो भी है यहाँ से 2 क्लोरीन उड़ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मोल इस कंपाउंड के लिए 2 मोल AgNO3 चाहिए। Ag कितना होता है 108। यस सर नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ऑक्सीजन का 16 × 16 = 48। टोटल कितना हो गया भाई, 8 4 12 52 हो गए, 52 और 10 62 सर 170 70 170। ठीक है, 170 ग्राम AgNO3 के साथ में कितना चाहिए होता है भाई, 170 ग्राम के साथ हमें क्या चाहिए, मतलब 1 मोल होता है, ये 1 मोल है ना। और इसके लिए हमें ये 1 मोल मतलब 2 क्लोरीन बाहर निकलते हैं। अब इसके मोल निकालने की शायद जरूरत ना पड़े, देखें ये भी मोल दे रखे हैं 0.1 मोल के लिए 0.01 मोल सॉल्यूशन अपने पास। तो देखो भाई ठीक है, ये जस्ट मोल दे रखा है, मोल से ग्राम बनाए इसके, नीड नोट, इसके भी ग्राम बनाने की जरूरत नहीं है शायद, है ना, मोल से मोल निकल जाएगा, ग्राम की क्या जरूरत है। ठीक है, ग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो 2 मोल AgNO3 के लिए हमें रिक्वायर्ड है, मतलब वो किसको सेटिस्फाइड करता है, 1 मोल क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर 0.1 मोल कितने को करेगा, 0.01। तो भाई 1 करेगा 1/2 और 0.01 किसको करेगा, 1/2 मल्टीप्लाई में 0.01। क्लियर है, कितना आएगा भाई, नीचे लग गया 100, 2 से 0.5 आ गया, 0.5 और इसके नीचे 100 है ना, कितना बनेगा 0.005। यस सर ठीक है, इतना मोल हमें चाहिए, इतना मोल मतलब यूज होगा AgNO3, है ना। यस सर नहीं इतना, सॉरी 0.01 यूज करेंगे तो 0.0005 मोल ही यूज हो पाएगा हमारा कंपाउंड, जबकि हमारा कंपाउंड इतने मोल ऑफ सॉल्यूशन। उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये 0.01 नहीं 0.1 लेना था इसको, 0.1 है तो मतलब 10 लगेगा, तो मतलब ये आ जाएगा, ये गलत हो गया 0.05। ठीक है, इतने मोल, यानी अगर मैं 0.1 AgNO3 लेता हूं तो 0.05 मोल मेरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये पूरा कंपाउंड। और ये तो 0.1 ही दे रखा है, 0.01 दे रखा है, 0.5 नहीं दिया हुआ, तो क्या हुआ, ये पूरा पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब मेरे पास AgNO3 क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस सर मैं सीधा इसको ले रहा हूँ भी, इसके लिए कितना AgNO3, वो एक्सेस में ऑब्वियस है, तो इसके लिए कितना AgNO3 यूज हो जाएगा। इसने पूछा क्या है वैसे, द वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ इतना AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द 30 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ दिस। 0.1 मोलैरिटी का 30 ml सॉल्यूशन, 30 ml में कितने मोल है वो भी निकालना पड़ेगा भाई। मतलब सारी कहानी मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, रुको इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ठीक है, दोबारा से देखो, सिचुएशन ही गलत ले ली हमने। 0.1 मोलैरिटी है हमारे पास AgNO3, ये कितना लीटर वीटर है कुछ नहीं दे रखा, वॉल्यूम इन ml कंप्लीटली प्रेसिपिटेट कर देता है 0.1 30 ml को, 30 ml के लिए काफी है। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से हमें पता है कि 2 मोल AgNO3 चाहिए 1 मोल इसको कवर करने के लिए, और ये 0.1 है वो भी 30 ml है, तो 30 ml में कितना होगा 0.1 मोल पर लीटर पर 1000 ml। 1000 ml में है 0.1, 30 ml में कितना होगा, मल्टीप्लाई में 30 आ जाएगा, यस है ना, तो ये आएगा 0.3 डिवाइड में 100 आ गया, तो टोटल आ गया 0.003 मोल। ठीक है, यानी हमारे पास ये 30 ml के अंदर 0.30 ml का मतलब है ये एक्चुअल में 0.003 मोल मेरे पास सॉल्यूशन है। क्लियर है, 0.1 मोल AgNO3 है, कितना चाहिए, यानी कि इस मोलैरिटी का कितना सॉल्यूशन चाहिए इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। अब इसके 1 मोल को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स उसके 1 मोल को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे चाहिए होता है 2 मोल AgNO3। यस, क्लियर है। यस सर अब मेरे पास इसके मोल कितने हैं 0.003, तो 0.003 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.006 मोल मुझे क्या चाहिए, AgNO3 चाहिए। यस, क्लियर है, यस सर। ये समझ सर में आ वो गया। अब क्रोमियम के जो मोल्स है 0.01 है 0.1 नहीं है कहाँ, सर वो 0.01 मोलर है ना, आपने 0.1 मोलर लेके सॉल्व कर लिया क्रोमियम वाला। नहीं, मैंने तो
मैंने निकाला बेटा AgNO3 के कितने मोल हैं, ये AgNO3 के मोल्स निकाले हैं मैंने सॉल्यूशन में। ओके सर ठीक है। AgNO3 के मोल्स कितने चाहिए होंगे ये निकाला, क्या निकाला है मैंने, 30 ml। अरे सर ये सच में ऐसे नहीं उल्टा। कर सकते, मतलब जैसे क्रोमियम का जो हमारा वो है, इसके 30 ml में जितने मोल से वो निकाल लेते हैं उसका डबल कर देते हैं, उतने हाँ हमें हाँ एजी। हाँ हाँ, वही वैसे ही करेंगे वैसे ही, पर मैं पहले AgNO3 के हिसाब से कर रहा हूँ। रुको, ऊपर वाली सिचुएशन है पूरी लिख लेनी चाहिए मुझे। 0.1 मोल AgNO3 है हमारे पास, 0.1 मोलैरिटी का AgNO3 है, तो 0.1 मोलैरिटी का पूरा 30 ml को सेटिस्फाइड कर देता है। तो मैंने निकाला 30 ml में 0.1 नहीं, यहाँ 0.02 ही लेना, 0.01 लेना था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गड़बड़ हुई है, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है आज तो। 0.01 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.03 आ जाएगा, 0.03 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0003 आएगा, बहुत ही कम। यस सर। और ये आएगा क्या, ये हमने क्या निकाला है, मतलब 0.01 के लिए AgNO3 कितना सर रिक्वायर्ड हो, इतने मोल्स इतने हमारे मोल पास के लिए, क्रोमियम के हैं। इतने मोल ये सेटिस्फाइड कर सकता है। 0.1 मोलैरिटी AgNO3 3 गुना को कर सकता है। नहीं, 30 ml में ये क्रोमियम के मोल है अपने पास, ठीक है, यही आया यस ना, सर क्रोमियम के हैं। ये क्रोमियम के मोल है, ये गलत लिखा मैंने, ये हमने निकाले, ये हमारे पास इतना मोल था, ठीक है, और ये क्रोमियम के मेरे पास इतने मोल आ गए, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के इतने मोल है। अब मुझे पता है 1 मोल जो है वो 2 मोल को सेटिस्फाइड करता है क्रोमियम का, है ना, 2 मोल चाहिए, तो 0.0000 वाला आ गया, ये 0.0003 के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर भी बस एक 0 लग जाए और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मोल ऑफ AgNO3, इतना मोल AgNO3 चाहिए मुझे, ठीक है। अब मेरे पास 0.1 मोलैरिटी का AgNO3 है, तो इतने मोल में कितना, यानी 0.1 मोल है 1000 ml में, क्लियर है भाई। तो यस सर। 0.0006 के अंदर कितने ml होंगे, बस ये मेरे को निकालना, 340, और इसका एक पॉइंट हटा के यहां पर भी 40, 8 0 बन गए ये, 6 डिवाइडेड बाय 10⁻8 कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻−8, इतना मोल या ml आएगा, इतना ml आ रहा है, इनका कितना आ रहा है अभी 6 ml, ये बाकी की 0 कहाँ खा गए, कैसे सर सोल्व वो किया वहाँ जाए। पे वो जो 1000 है वो ऊपर आएगा ना, नीचे 0.1 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.0006 से। 1000 ml में इतना आएगा, 1 ml में इतना बटा 1000 आएगा, और 30 ml में, सही तो किया बेटा, 1000 ऊपर कैसे आ जाएगा। सर वो आपने लेकिन वहाँ पे 1 मिलीलीटर के अंदर जितने मोल थे वो निकाल लिया, उसके बाद आपने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया ना। मोल पर, अच्छा ये मोल थे, और यस सर। ml की जगह मोल को कर रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कहते हैं कि जल्दबाजी में जब इंसान करता है ना ऐसे सम सॉल्व करता है, उसको ओवरलेट हो जाता है वो। मैं ये देख ही नहीं रहा किसके मोल कौन से है, मैं कहा हाँ ऐसे ही होएगा। 0.0006 मोल है AgNO3 के, तो भाई हमारे पास AgNO3 के इतने मोल्स हैं, और अपने पास सॉल्यूशन है 0.1 मोलैरिटी का, है ना। तो 0.1 मोल है अपने पास 1000 ml में, और 1 मोल में अगर 1 मोल चाहिए तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, और कितने मोल चाहिए 0.0006, ये पूरा सेटिस्फाइड करता है ना उसको। यस अभी सर। सही होएगा क्या, 0.1 मल्टीप्लाई में 0.0006, ये पॉइंट का 10 जीरोस लग गए, 4 0, 3 0 तो कट कट गए, ठीक है, 1 0 बच गया, और 1 0 ये 10 ऊपर चला गया तो ये 1 0 और कट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से गया, ठीक है, टोटल 6 आएगा बस। बस क्लियर है बेटा सबको, यस कंफ्यूज हो सर। गए होगे ना। मैं किसी कभी मोल कभी ml दोनों में गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, मैं सोच रहा जल्दी सी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो कल दोबारा से बात कर लेंगे, नो वरी, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो, वैसे ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आगे एक और क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ x 0.02 मोल ऑफ, ये आपके पास 0.02 मोल है इस कंपाउंड का, कोबाल्ट अमोनिया 5 है, SO4 लगा हुआ, ब्रोमीन बाहर है, 0.02 मोल है कोबाल्ट अमोनिया, ब्रोमीन अंदर है और SO4 बाहर है, वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन।
इनका मिक्सचर बनाया गया, ये 0.02 ये भी 0.02 मोल दोनों के, ठीक है, और प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन में इनको बनाया गया, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मोल्स दे रखे हैं, 2 लीटर टोटल सॉल्यूशन है। 1 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स एक्सेस ऑफ AgNO3 Y बनाता है। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ एक्स एक्सेस ऑफ BaCl2 Z बनाता है। BaCl2 और AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z आर, बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 के अंदर आया हुआ है IIT JEE के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचने के लायक है, इन दोनों से पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑप्शन पहला ए है 0.0101, ठीक है। रिएक्शन आनी चाहिए, यहाँ कहीं रिएक्शन लिख रखी है इन्होंने क्या, देखो ब्रोमीन विल रिएक्ट विद AgNO3 एंड AgBr विल, यानी कि ये वही AgBr, एक AgNO3 एक ब्रोमीन को उड़ा के ले जाएगा यहाँ से, यानी 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए। यस, क्लियर है? यस सर। 0.02 मोल के लिए 0.02 मोल ही चाहिए, क्योंकि 2 लीटर इन्होंने टोटल सॉल्यूशन में डाला, तो 1 लीटर में ये 0.02 आ जाएगा, दूसरे में भी ये 0.02 आ जाएगा, वो वैसे ही कुछ होने वाला है। और उसके अलावा दूसरा देखो, SO4 रिएक्ट विद BaCl2 फॉर्म BaSO4, तो ये भी 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए, क्योंकि BaSO4 क्या होता है, BaCl2 से BaSO4 बन जाएगा, क्लोरीन की 2 वैलेंसी है, सल्फेट की भी 2, यानी इसके लिए भी 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए। क्लियर है? दोनों के सॉल्यूशन का वैल्यू सेम है, तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो यहाँ पर एक तो वैल्यू ये आती है, एक वैल्यू ये आती है जो सेम है, तो भाई दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर इन्होंने ए दे रखा है। गैस लगा क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, कर लोगे बाकी स्टूडेंट? यस सर। ना मोल कॉन्सेप्ट है, फिर भी ना क्लियर हो, सॉल्यूशन आपके सामने फिर भी ना क्लियर हो, तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। मोल कॉन्सेप्ट है, नथिंग स्पेशल। VBT है भाई, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज एक्सटेंडेड टू द कोऑर्डिनेशन बाय लाइनस पाउलिंग। पाउलिंग वही पाउलिंग स्केल दिया था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिव लाई, वही 1931 के अंदर इसने इसको एक्सप्लेन किया। पोस्टुलेट्स देखिए VBT की, VBT कुछ नहीं कहती, जो आपने पहले कर रखे ना, और VBT के अंदर जो डायग्राम कर रखे हैं आपने, याद है? यस सर, याद है। यस सर। ठीक है, स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, वो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर, वो सब वही स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। इसमें बस पहली बात स्ट्रक्चर सारे याद होने चाहिए, समझ लेना, पोस्टुलेट सारे आ गए, बात ही खत्म। sp3 sp2 sp3d, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन भी सारी याद होनी चाहिए, समझ लेना। हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, जो +1 में आप लोगों ने पढ़ा है वही है, सेम टू सेम। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द रिएक्शन बिटवीन द लेविस बेस लिगेंड लेविस एसिड, तो ये बोलता है पहला पोस्टुलेट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व ए रिएक्शन बिटवीन लेविस बेस लिगेंड को, ये लेविस बेस कहता है। लेविस बेस क्या होता है भाई? लोन पे डोनेट करने वाला। एंड लेविस एसिड क्या होता है? लोन पे रिसेप्ट करने वाला। इसने भी वही चीज मानी है, नो वरी, ठीक है। जो आपका वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग था वही लोन पे डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, ये VBT भी वही कहती है। क्लियर है सबको? यस सर। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी है। सेकंड पोस्टुलेट इन वैलेंस बॉन्ड, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, ठीक है, इन विच n-d ns np n d ऑर्बिटल्स मेटल आयन हाइब्रिडाइज यील्ड टू द सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये मतलब अलग अलग हाइब्रिडेशन, sp2 sp3 वो वाली बनेगी, आप इसे सिंपली बोल सकते हैं। सम टाइम द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट शेल में से एक कम होती है शेल, जो भी डी है, मतलब 4s के साथ 3d आता है, पता है ना सबको? यस सर। इसका मतलब n-1 का मतलब लास्ट शेल तो 4th थी, लेकिन d 3rd होगा, ये ऐसा बता रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर भी अगर आपको ये np ये सब कंफ्यूज लगते हो तो मेरे को एक बार बोल देना, आई विल टेल यू, ठीक है। nd भी है, यानी कि 3rd s 3p 3s 3p 3d 3d भी पार्टिसिपेट करता है, और ये मान के चलो ये 4s 4p 4d था, और ये 3d भी पार्टिसिपेट करेगा। सारे करेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊंगा कि कैसे करेंगे, जब कोई मॉलिक्यूल आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो अभी नहीं आ रहा है तो नो वरी। fully possible prior to the thus making n-1 d orbital vacant for hybridization। ये n-1 भी vacant रह जाता है, ये कैसे होता है इसको हम वही करेंगे, अभी मत सोचो। n-1 सब शेल used then called inner orbital, जब अंदर वाली शेल यूज होती है 3rd d, तो उसको बोलते हैं n-1 सब शेल यूज होगी तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और अगर nd मतलब 4th d यूज होती है तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, अंदर और बाहर वाला, बहुत इजीली कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो नो वरी अबाउट दिस, जैसे एग्जांपल करेंगे बहुत सबसे आसान यही चीज लगेगी आपको। पोस्टुलेट नंबर 3 है, दीस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप करते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं, और कंसिक्वेंसली बॉन्ड इक्वल लेंथ डायरेक्शन के अंदर नेचर बनाते हैं। ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हाइब्रिडेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, एम्प्टी ऑर्बिटल ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाइब्रिडेशन एम्प्टी ऑर्बिटल ही करते हैं, ये आपको पता ही है ना।
लेकिन कभी कभी लोन पेयर भी करता है, तो यहाँ लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ खाली ऑर्बिटल से ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद रख लेना, यही इसका कहने का मतलब है। वरना हमें पता है वाटर के केस में ऑक्सीजन में लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन करते हैं, है ना? क्लियर है? यस सर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो होते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताते हैं, जो ये बात कर रहे थे वर्नर ने नहीं बताया। कंपाउंड डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल आर यूज्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म लेविस एसिड लेविस बेस। तो देखो भाई ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, पता है ना? ये मेटल के साथ में ये अगर एक लोन पेयर रह गया और ये कौन सा बनेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। यस सर। ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ये ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गया। और ये मेटल के साथ में ये क्या दिखा रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डोटी बॉन्ड। ये डोटी बॉन्ड है, मेटल उसको डोनेट कर रहा है, मेटल को ये लिगेंड डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो पता नहीं किसका डोटी बॉन्ड दिखा रखा है इन्होंने। ये भी मेटल डोनेट कर रहा है, ये मेटल एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया से, ठीक है। और इस अरे मैंने स्ट्रक्चर ऐसे नाम गलत लिख दिया, सर एक बनाया चीज पूछनी बनाया ही नहीं है इन्होंने। हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे कि मतलब जब +1 में H2O का स्ट्रक्चर किया था, तो सर उसमें बताया था कि जो लोन पेयर की वजह से जो एंगल है थोड़ा वो हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सर जैसे वो H2O जब अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो सर जो एंगल होगा फिर से बढ़ जाएगा या उतने पे ही रहेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा एंगल में, बिल्कुल पड़ेगा। वो बढ़ेगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा उसके आसपास कौन से एटम्स हैं, वो उसको ज्यादा रिपेल तो नहीं कर रहे, वो कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है क्या? बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो देखिए अब जरा, इसके बाद में को लेक्चर को ऑफ करेंगे। एडवांटेज देखो, हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ द सम नोन प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मोमेंट से। तो इसको भी मतलब ये इसका एडवांटेज है किस थ्योरी का? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी में जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वही याद करने हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी +1 में स्ट्रक्चर्स थे, आप +1 की बुक उठाइए और सारे स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। कोई याद नहीं होता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं आप लोग।